हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ। तो देखिए, आज मैं दिसंबर 2012 का पेपर लेके आई हूँ। पेपर 2 हिंदी का यूजीसी नेट का पेपर है ये। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है ये है सरहप्पा। सरहप्पा का संबंध निम्न में किससे है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राष्ट्र काव्य, जैन काव्य। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सरहप्पा थे हमारे, ये जो है सिद्ध साहित्य है तथा सिद्धों में प्रथम है। और जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने इनका समय 769 ईस्वी माना है। जो सरहप्पाद, सरोजध्वज तथा राहुल भद्र, ये जो तीनों नाम है ये इन्हीं के हैं। और इनकी रचना भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है दोहा कोश। आपको बता दूं कि ये सिद्धों की जो संख्या थी ना, जो टोटल सिद्ध थे, उनकी संख्या थी 84 84 सिद्ध माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। इस सरहप्पा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो पहले तो देखिए, इन्होंने पूछा है कौन नहीं है, फिर क्या अष्टछाप के कवि। तो ये जो चार ऑप्शन है, सूरदास, नंददास, कुंभनदास और सुंदरदास, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। पहले जो आंसर है, इसका आंसर डी है, सुंदरदास। ये क्यों है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अष्टछाप के जो कवि है ये 8 माने जाते हैं। ऐसे तो इसके नाम से पता लग रहा है कि हाँ अष्ट है तो 8 ही होगा। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जो अष्टछाप के कवि 8 आते हैं, जिनमें से जो 4 है वो वल्लभाचार्य के शिष्य है। कौन कौन? एक तो कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास थे। और जो बाकी के 4 है वो गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य हैं। वे थे गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये थे जो अष्टछाप के जो कवि थे। ये 8 थे। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य। तो जिनमें सुंदरदास नहीं है। तो हम लोग आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, बिहारी किस धारा के कवि है? तो जो बिहारी है फ्रेंड्स, ये रीति सिद्ध धारा के कवि है। कि बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है ये, बहुत ज़्यादा रीति सिद्ध धारा के कवि है। और जो बिहारी की मैं आपको बता दूँ, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो काफ़ी बार पूछी जाती है वो बिहारी सतसई है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? तो जो प्रेमचंद है, वे आदर्शोन्मुख यथार्थ आदि की प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। इसकी एक रचना है गोदान थी, जो कि 1936 की रचना है। इसका ये अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसमें आदर्शमुख यथार्थवादी अच्छे से दिखता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अमृतलाल नागर के जीवनीपरक उपन्यास खंजन नयन किसके जीवन का चित्रण किया गया? इसमें जो खंजन नयन है इसमें, तो मैं आपको बता दूं, जो खंजन नयन में सूरदास के, इसका आंसर ए होगा, सूरदास के जीवन पर आधारित है ये उपन्यास। इसके अलावा इनका एक उपन्यास और है, वो मानस का हंस, जो कि 1972 ईस्वी का है। वो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और ऐसा ही ये जो खंजन नयन है, इसका जो रचना काल है 1981 है। तो खंजन नयन में सूरदास के जीवन का है और जो मानस का हंस है उसमें तुलसीदास के जीवन का है। और ये दोनों ही उपन्यास है, ये अमृतलाल नागर के है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंग्रेजी स्वतंत्रतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो जो स्वतंत्रतावाद है, उसका जो प्रभाव है, ये हिंदी छायावाद पर ज़्यादा दिखाई देता है। छायावाद का समय मैं आपको बता देती हूँ। ये तो 1918 से 1936 तक था।
तो इस पे इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये जो पंक्तियाँ है ये किस कविता से की है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियाँ है ये प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और उनकी एक कृति है सरोज स्मृति, उनकी इसकी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये जो रचना है ये भी निराला की ही है। ये चारों रचनाएं निराला की है, लेकिन जब ये दो जो पंक्तियाँ पूछी गई है ये सरोज स्मृति की है। जिसका आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। रस आकेटक, जो रस आकेटक के रचनाकार हैं। तो जो आकेटक है इसके रचनाकार कुबेरनाथ राय जी हैं और इसकी मैं आपको बता देती हूँ सन 1970 की रचना है ये उनकी। और ये एक निबंध संग्रह है इनका, निबंध संग्रह। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग। निम्न में से कौन सी हरिशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जो नहीं है ये पूछा गया कि कौन सी इनमें से नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो जीप पर सवार झिल्लियाँ, इसका आंसर डी होगा। ये जो रचना है ये हरिशंकर प्रसाद जी की नहीं है। ये जो रचना है ये शरद जोशी जी की रचना है और ये 1971 की ईस्वी की रचना है। इसके अलावा ये पहली जो रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, टूटता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये जो तीनों रचनाएं विकलांग श्रद्धा का दौर, ये रचना 1980 की है। टूटता हुआ गणतंत्र ये रचना 1970 की है और प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये जो रचनाएं हैं ये मैं क्या सन बताना भूल गई, 1986 के। ये जो तीनों रचनाएं हैं, ये वाली तीन ऊपर की तीन जो है ये हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, और उनके ये निबंध संग्रह है तीनों के तीनों। और ये जीप पर सवार झिल्लियाँ है ये मैंने आपको बताई शरद जोशी की रचना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो ये हम लोग देखते हैं जो एक बूंद सहसा उछली है ये 1960 की रचना है जो कि अज्ञे जी की रचना है। ये अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। तो हमारा आंसर ए होगा, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट देखते हैं। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है। कि जो आलोचक के मुख से जो ये है ये 2005 ईस्वी का है और ये जो है ये नामवर सिंह के व्याख्यानों का संकलन है। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, नामवर सिंह। आगे चलते हैं। समय देवता ये किस कवि की रचना है। तो मैं जल्दी आपसे करवा के चल रही हूँ। जो समय देवता है ये नरेश मेहता जी की है। अगला देखते हैं। ऑफ क्रेमेटोलॉजी इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है जैक देरिडा। इसका आंसर ए होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये देरिडा जी थे, जैक देरिडा थे, इन्होंने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जो जी थे वो भाषिक संवेदना एवं आधुनिकता बोध के आलोचक माने जाते हैं। इनके अलावा जो ये तीनों हैं ये मार्क्सवादी आलोचक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर
15 देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये विद्यानिवास मिश्र जी की है, तो इसका आंसर ए होगा। और ये जो रचना है 1974 ईस्वी की रचना है। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव साहनी की है? जो इनमें से जो जायसी है ये विजयदेव साहनी की है। और जायसी का जो रचनाकार है ये 1983 है। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बाकी रचनाएं हैं ये सूरदास है, ये डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की है जो कि 1945 की है। उसके अलावा ये साहित्यालोचन ये श्याम सुंदर दास जी की है जो कि 1922 की है। और रस मीमांसा ये 1949 की है, रामचंद्र शुक्ल जी की। प्रश्न नंबर 17, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। क्यों? अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। उसके आगे देखते हैं। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। हाँ, तो बिल्कुल थी, ये भी ठीक है। तो इसमें ए और सी तो ठीक है हमारे, और बी गलत है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये है। ए और सी सही है और बी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है, आंसर बी हुआ। ए और सी ठीक सही और बी गलत। वो भी इसलिए क्योंकि जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज था, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था आपका, हाँ जी, ये इसने ना साहित्यिक विधाओं के सृजन में योगदान न देकर केवल खड़ी बोली को योगदान दिया था। तो इनका योगदान सिर्फ खड़ी बोली का था, लेकिन उन्होंने जैसे ये साहित्यिक विधा इसमें जो जोड़ दी यहाँ पे, इस वजह से ये गलत हो गया ऑप्शन हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ए है। बी, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। तो ये जो दोनों है ये वैसे तो ठीक ही है, दोनों ठीक है, लेकिन जो ए है ये हमारा आंशिक सही है और जो बी है ये बिल्कुल पूरा सही है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। नई कविता के नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। नई कविता में जो है, जो नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई, बिल्कुल सही बात है इनकी। नई कविता में व्यक्ति मनुष्य का द्वंद असंत आयातित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी दोनों ठीक है, तो हमारा आंसर बी होगा। ए और बी दोनों ठीक। ये कुछ छायावाद के बारे में आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। तो छायावाद में तो होती है। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, ये भी है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये भी है। और छायावाद रहस्यवाद का पर्याय, ये थोड़ा सा ये है, थोड़ा ये आंशिक ठीक है। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ए, डी और ये भी हाँ ठीक है। चलो, ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ए, बी, सी बिल्कुल ठीक है और डी आंशिक सही है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो छायावाद है ये रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये। इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। ये जो महादेवी वर्मा जी है ये रहस्यवादी कवित्री में आती है। अतः हम इसके बिहाफ से कह सकते हैं कि ए, बी और सी ये सही है और डी आंशिक सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं। ये कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं और इन्होंने बोला है कि जो इसके काल कर्म है उसके अनुसार सही बताइए। तो इसमें हम लोग चलते हैं, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होगा डी। ये जो मिश्र बंधु है ये 1900
13 ईस्वी का है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 1929 ईस्वी का है। ऐसे ही हिंदी साहित्य की भूमिका जो थी वो 1940 की है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये भी के बाद का है। तो देखिए ये जो मिश्र बंधु विनोद है, ये जो मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये कई बार पूछा जाता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा जी का है। जैसे हमारा होगा ऑप्शन डी ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं दी गई है, तो उनका सही क्रम पूछा हुआ है। तो सही क्रम इसमें हमारा जो बी ऑप्शन ठीक होगा, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। जो ये रामचरितमानस है ये है 1631 ईस्वी की। और जो दोहावली है इनकी वो 1640 ईस्वी की है। गीतावली इनकी जो है वो 1653 ईस्वी की है। और विनय पत्रिका ये भी 1653 की ही है। तो उनका जो रचना क्रम है उसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम है। तो इनमें जो क्रम है ये हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा इसमें, क्योंकि श्रीधर पाठक का जो क्रम है वो 1859 से 1928 तक का है। और ऐसे ही हरिओंग का उसके बाद 1865 से 1947 तक का है। ऐसे ही महर्षि गुप्त इनका काल है 1889 का से 1889 से इनका है 1962 तक। ठीक है, ये वाला शायद मैंने आपको 1889 से 1962, माफ़ करना ये वाला तो है ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। और जो महर्षि गुप्त जी का है वो 1886 से है। हाँ 1886 से इनका 1964 तक है। तो इससे हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। आगे देखते हैं आधुनिक हिंदी की जो कृतियाँ दी गई है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि सही अनुक्रम क्या है प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग। तो प्रकाशन काल के अनुसार हमारा है ऑप्शन डी ठीक है। सबसे पहले यशोधरा, इसका प्रकाशन काल है 1932। ये जो है ये महर्षि गुप्त की है। उसके बाद उर्वशी 1961 की, ये जो है दिनकर जी की रचना है। और उसके बाद है कनुप्रिया 1959 की है धर्मवीर भारती जी की। और आत्मजी जो है ये 1965 की रचना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। प्रश्न 25 देखते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ये कोई पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपने सुनने पढ़ाई होगा। उनके जो समीक्षक है उनका जन्म बताना है। किसी जन्म के अकॉर्डिंग सही अनुक्रम हमें लगाना है। इसका ऑप्शन बी होगा। पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, लॉन्जाइनस, कार्टेज। जो प्लेटो है इसके जन्म की दृष्टि से इसका काल है 1427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। ऐसे अरस्तु है, अरस्तु का जो है वो 384 से है 332 तक। लॉन्जाइनस ये प्रथम से तृतीय शती के थे। और कोलरिज ये 1772 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक थे। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। आगे देखते हैं। ये पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक होगा। सबसे पहले कवि वचन सुधा, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1868। ये जो पत्रिका है इसके जो प्रमुख संपादक थे ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसके बाद सरस्वती ये 1900 की है। और इसके संपादक थे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद चांद
ये 1920 की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1920 का पत्रिका का। और इसके जो संपादक थे वो महादेवी वर्मा जी थी। उसके बाद आया हंस, ये 1930 की है। ये जो प्रमुख संपादक है ये प्रेमचंद जी थे। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। हाँ, सही अनुक्रम बताना है इसमें उपन्यासों का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी ठीक होगा, झूठा सच। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1958। ये जसपाल जी का है। इसके बाद आधा गांव का प्रकाशन वर्ष है 1966। ये जो है राही मासूम रजा जी का है। इसके बाद तमस 1973 का है, भीष्म सहानी जी का है ये। इसके बाद सूखा बरगद, ये जो है ये 1986 ईस्वी का है। और इसके जो उपन्यासकार है ये मंजूर जी है। तो ये हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। कवियों का सही क्रम बताना है इसमें। तो जो कवियों का सही क्रम है इसमें से हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। सबसे पहले केशवदास जो है ये 1555 ईस्वी के हैं। इसके बाद चिंतामणि 1600 के, बिहारी 1595 और जो पद्माकर 1753। इसमें हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। अब आगे कुछ काव्य दिए गए हैं तो इसका जो अनुक्रम है ये हमें देखना है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी है ये ठीक है। प्रिय प्रवास जो है 1914 ईस्वी का है। ये हरिओंक जी का है। के बाद झरना, ये 1918 ईस्वी का है। जयशंकर प्रसाद जी का है ये। राम की शक्ति पूजा, ये 1936 ईस्वी की है, निराला जी की है। और लास्ट हमारा लोकार्पण, ये जो है ये 1964 ईस्वी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। आगे चलते हैं। ये जो पंक्तियाँ गई है इसमें कवियों के साथ हमें इनका सम्मेलन करना है। तो धुने खाए से तीरों पर, ये जो पंक्ति है ये नागार्जुन जी की है, प्रगतिवादी की। एक बीते के बराबर, ये जो केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियाँ है, प्रगतिवादी थे ये भी। और उसके बाद देखते हैं किंतु हम हैं द्वीप, ये जो है ये अज्ञे जी की है। ये भी प्रयोगवादी संबंधित है। भूख से रिजाती हुई, ये जो पंक्ति है ये धूमिल जी की है। ये नई समकालीन कविता से संबंधित थे। तो इसका जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा इसमें देख लेते हैं कौन सा ठीक है हमारा। तो ऑप्शन डी ठीक होगा हमारा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये आगे कुछ संपादक दिए हुए हैं और उनकी पत्रिका दी हुई है। बताना कि कौन सी पत्रिका किसकी है। तो सबसे पहले श्याम सुंदर सेन, इनकी जो पत्रिका है वो है समाचार सुधावर्धन। इसका जो प्रकाशित वर्ष मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ, ये जो प्रकाशित हुई थी 1854 में हुई थी। आगे देखते हैं राजा लक्ष्मण सिंह, इनकी जो पत्रिका है वो है प्रजा हितैषी। तो इसके ऑप्शन ये 4 रहा यहाँ पे, प्रजा हितैषी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1855 है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, पहला ऑप्शन। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1868। इसके बाद बद्री नारायण जी, इनकी जो पत्रिका है ये है आनंद कादम्बिनी। तो जो आनंद कादम्बिनी है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1881 ईस्वी है। ठीक है फ्रेंड। इसमें ये दी हुई है लास्ट में ऑप्शन में मतवाला। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पत्रिका है ये महादेव प्रसाद सेठ जी की है, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1923 ईस्वी। ठीक है।
इनकी सबके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है, आंसर ए ठीक होगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये भी यही है, कुछ पत्रिका है, उसके प्रकाशन वर्ष दिए हुए हैं, तो ये हमें मिलानी है, इनका मेल करना है। तो जो पहली है सारस्वता निधि, यह प्रकाशन वर्ष था, ये 1879 है, और इसके जो संपादक थे वो थे सदानंद मिश्र जी। अगले देखते हैं मंगदूत, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1829 है। तो इसके जो संपादक थे ये राजा राम मोहन राय जी थे। तीसरी देखते हैं भारत मित्र, ये जो प्रकाशन वर्ष है 1877 है, और इसके जो संपादक थे ये रुद्र दत्त थे। फोर्थ देखते हैं लास्ट, हंस का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1930 है, जो कि प्रेमचंद जी की है। ठीक है फ्रेंड, और इसके अकॉर्डिंग, हमारे इस मेल के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो डी ऑप्शन वो ठीक होगा। तो हमारा आंसर डी वो ठीक है। आगे देखते हैं, बीच में थोड़ा छोटा करना पड़ा क्योंकि ये पूरे इसमें दिख नहीं रहे थे, तो इसलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो आलोचनात्मक कृतियाँ दी गई है उसके लेखक दिए हुए हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं दूसरी परंपरा की खोज। ये जो कृति है ये नामवर सिंह जी की है, सेकंड। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1900 बता देती हूँ मैं आपको, 82 है। दूसरे देखते हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो है ये 1971 की रचना है, जो कि है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तीसरा, उसके बाद देखते हैं सी हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो रचना है ये 1952 की है कृति। ये जो है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। यहाँ पे आ जाएगा डी नया साहित्य नए प्रश्न, ये जो कृति है ये 1955 की है, जो कि नंद दुलारे बाजपेयी जी की है। इसका आ जाएगा ये यहाँ पे फोर्थ वाले पे। ठीक है फ्रेंड, और इनके अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी मेल किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा ए होगा। हम लोग आगे देखते हैं, इसमें भी देखो यही है कि कथन दिए हुए हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं, बताना कि कौन सा कथन कौन से लेखक का है। तो देखते हैं ये भी। सबसे पहले करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, तो जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सी देखते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये जो कथन है ये नागार्जुन जी का है। और भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आलोचना है, तो ये जो कथन है भक्तिवाद का ये रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे हो गए। और इस मेल के अकॉर्डिंग जो हमने मेल किया है इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35। ये जो कृति है और उसकी विधा है उनके बारे में बताना कि कौन सी कृति कौन सी विधा की है। सबसे पहले लहरों के हंस, ये जो है ये नाटक है, लहरों के हंस। ये नाटक जो है ये मोहन राकेश जी का है। उसके बाद आधा गाँव, आधा गाँव है ये। तो जो आधा गाँव है ये एक उपन्यास है, जो कि राही मासूम रजा जी का है उपन्यास आधा गाँव। उसके बाद तुम चंदन हम पानी, ये जो कृति है ये एक निबंध है। ये निबंध जो है ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। उसके बाद मुर्दिया एक आत्मकथा है, जो कि तुलसीराम जी की है, ये आत्मकथा। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी जो हमने मेल किए हैं इसके अकॉर्डिंग जो है उसमें हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा, डी। आगे चलते हैं, ये भी ऐसा ही है कुछ।
उपन्यास दिए हुए हैं कि पात्र दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास में था। तो सबसे पहले गबन, तो गबन उपन्यास है, इसका जो पात्र है सॉरी गबन, हाँ जी गबन 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 जो उपन्यास है ये प्रेमचंद का है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। इसका जो पात्र है ये जालपा है, गबन में थे ये। उसके बाद नदी के द्वीप जो है ये अज्ञे जी का है, और इसका जो पात्र है वो भुवन। उसके बाद मैलाचल रेणु जी का है, और ये जो उपन्यास इसके पात्र है डॉक्टर प्रशांत। उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, इसकी पात्र है निपुणिका। तो इनके मेल के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है ये ठीक होगा। आगे देखते हैं, इसमें पात्र और नाटक दिए हुए हैं। तो ये जो पात्र है सिमरन, ये चंद्रगुप्त नाटक का है। ये जो चंद्रगुप्त नाटक है ये प्रसाद जी का है। उसके आगे युत्सु, ये जो है पात्र ये अंधायुग नाटक का ही है, अंधायुग। ये जो नाटक है ये धर्मवीर भारती जी का है। उसके आगे आता है जुनेजा पात्र आधे अधूरे नाटक का है, जो कि है मोहन रागे जी का। उसके बाद पात्र दक्ष, ये जो है एक कंठ विस्पाई नाटक के पात्र है। ये जो नाटक है ये इसका एक कंठ विस्पाई ये दूषण कुमार जी का नाटक है। तो चलिए इस मेल के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर ठीक होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे ही मिलान वाले हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी आते हैं नेट में। तो इसमें जो आचार्य है और ये इनके सिद्धांत है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा भट्टलोलट। तो भट्टलोलट आचार्य है, इनका जो सिद्धांत है वो था आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। तो आरोपवाद है इनका। उसके बाद इनका जो मैं बता दूं आपको, जो भट्टलोलट इनका जो दर्शन था वो मीमांसा था। उसके बाद शंकु का जो सिद्धांत है ये अनुमितिवाद है, और इनका दर्शन न्याय। उसके बाद अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है ये अभिव्यक्तिवाद है, और इनका दर्शन शैव। इसके लास्ट में भट्टनायक, इनका जो सिद्धांत था वो भुक्ति या भोगवाद, ये वाला। इनका दर्शन है वो सांख्य है। तो इनके मेल के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। इसके बाद ये हमारे कुछ है आचार्य और उनका कालखंड के अकॉर्डिंग हमें ये मैच करने हैं। तो जो भामाका है वो छठी सदी है भामाका। सिमेंदर का है वो 11वीं सदी है। विश्वनाथ जी का 14वीं सदी है। और जो पंडित राज जगन्नाथ जी है इनकी 17वीं सदी है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है आंसर बी ठीक होगा। तो देखिए ये जब 40 से स्थापना और कुछ तर्क दिए हुए हैं। तो किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। और रीजन है कि लोभ प्रेम का मूलक है। ठीक है, ये जो ये है ए हमारा ऑप्शन है तो ठीक है, लेकिन जो आर है ये गलत है। क्यों? क्योंकि लोभ प्रेम का मूल न होकर प्रेम लोभ का मूल है। तो हमारा ए सही है और आर गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी होगा। क्वेश्चन 41 देखते हैं। स्थापना भट्टमुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है, और तर्क है उनके प्रसिद्ध रसोत्तर में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो देखिए भट्टमुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस में बदल जाता है। ठीक है, इस उत्तर से ये लगा लो कि ये है कि स्थायी भाव का जो उल्लेख है ना वो नहीं है।
इसमें दे रखा कि भाग का उल्लेख है स्पष्ट है उनके रस सूत्र में, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारा गलत है और ये हमारा ठीक है। तो हमारा ए सही है और आर गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी होगा। अब आगे देखते हैं। ये कुछ लाइन है, बिगु पग चले सुने बिनु काना। इसमें कह रहे हैं कि ये असंगति अलंकार का उदाहरण है। देखो, जहाँ कारण के बिना कार्य होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये इसमें असंगति अलंकार नहीं, इसमें विभावना अलंकार है। तो ये हमारा गलत। तो इसमें भी ये है कि भी जहाँ कारण कही तथा कार्य कही हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है हमारा और ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा ए आंसर ठीक होगा, ए गलत और आर भी गलत। जिसमें आगे है ये, इसमें भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं गलत है और उनका व्याकरण एक ही है, ये ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी आंसर ठीक है, ए गलत आर सही। आगे देखते हैं 44। मैथिली संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा जो मैथिली है, ये जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है ये भाषा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें से मैथिली भी है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और जो मैथिली हिंदी की उपभाषा बिहारी की एक बोली है जो हिंदी क्षेत्र की भाषा के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो इसलिए इसके जो संविधान में सम्मिलित होने से भी हिंदी की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि शामिल होने से वृद्धि हुई है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आर हमारा गलत है। तो हमारा ए सही है और आर गलत है। तो ऐसे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। ये जो 45 स्थापना, हमारी मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, दो बोलियाँ है। यह कथन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। तो देखिए, ये जो कथन है ये सितारे हिंद का बिल्कुल हमारे मत जो न्यारी न्यारी जी नहीं, ये सितारे हिंद का नहीं है, ये गलत है। यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके अलावा मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये जो कथन है जिसमें जो दिया हुआ है, ये जो कथन दिया हुआ है हमारे मत वाला, ये जो कथन है ये राजा लक्ष्मण सिंह का है, ना कि शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। ये जो कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का है, जो कि समकालीन परिदृश्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति का समर्थन करता प्रतीत होता है। ठीक है, ठीक है, ये समर्थन करता है, ये विरोध नहीं है, इसे में विरोध दे रखा है। तो ये दोनों गलत है इस हिसाब से। आगे देखते हैं। देखिए, आगे जो हमारा ये अवतरण है ये आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ इसके आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप भी एक बार प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप भी एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो जो 46 है ये पूंजीवाद अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये जो है इसका आंसर ए है कि पूंजीवाद और मध्यवर्ग ने साहित्य की यूरोपीय उपन्यास विधा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। हिंदी उपन्यास के संदर्भ में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। तो इसका आंसर हमारा बी होगा कि जो इसके अनुसार, जो हमारे अवतरण के अनुसार है, वो हिंदू उपन्यास पूंजीवाद की देन नहीं है। यह भारतीय परंपरा, राष्ट्रीय आकांक्षा तथा पाश्चात्य से गुम्फित है। तो हमारा ये बी आंसर होगा इसमें। ऐसे 48 का देखते हैं। 48 का 1870 से 1990 की 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र
में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था। तो ये जो नहीं था, ये पूंजीवादी अर्थतंत्र का वजूद नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 1870 से 1890 की अवधि में भारत किसके चुंगल में तड़पता रहा था। तो किसके चुंगल में तड़प रहा था वो जो था वो था ब्रिटिश उपनिवेशवाद की। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो ये अवतरण के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो आंसर ए होगा, हिंदी भाषी जनता। तो हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है हिंदी उपन्यास जो है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज पूरा पेपर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन मुझे लगा कि ये जो टाइम है, नेट का पेपर आने वाला है, तो मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो बस मैं अपनी ख़राब हालत में भी आपके लिए वीडियो बना रही थी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने जो भी फ्रेंड आपका नेट यूजीसी की तैयारी कर रहा है, जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी तैयारी कर रहा है उनको थोड़ी हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।